शहर में एक कहावत है, एक गलत सिया हुआ धागा पूरी टेपेस्ट्री बिगाड़ सकता है। फनी है ना, गलतियों के बारे में ऐसी जगह बात करना जिसे जिंदगी के ढीले धागों ने संभाल कर रखा हो। मेरी जिंदगी बस एक लंबा सा घिसा हुआ धागा। मैं हूँ नाडिया। आपने शायद मेरे बारे में सुना नहीं होगा, किसी ने नहीं सुना। मैं वो लड़की हूँ जो दीवारों में छुप जाती है। कमरे में हूँ या नहीं आप भूल भी जाओगे। टीचर्स मुझसे सवाल नहीं करते, क्लासमेट्स मुझसे बात नहीं करते, मेरे पेरेंट्स भी ध्यान नहीं रखते मैं वहाँ हूँ या नहीं। लेकिन मैं हमेशा से इतनी अकेली नहीं थी। पहले कोई था मेरी बेस्ट फ्रेंड सोफिया। वही थी जो मुझे सबसे अच्छे से समझती थी। हर दोपहर हम सपने देखते थे इस शहर से निकलने के, एक बड़े शहर में जाकर रहने के, साथ में बैल्कनी वाले घर में रहेंगे, रातें बैले करते हुए बिताएंगे और इतनी चॉकलेट खाएंगे कि हमारा पेट फट जाए। लेकिन फिर उसका परिवार शिफ्ट हो गया और साथ ही साथ वो भी चली गई। अब उसके साथ हंसना, पेड़ के नीचे बैठकर बातें करना सब गया। अब ये चुप्पी मेरे कानों में गूंजने लगी। और मेरे पेरेंट्स वो बुरे लोग नहीं हैं, बस थके रहते हैं बिलों और चिंताओं के बीच। डैड परेशान रहते हैं बढ़ती महंगाई और बंद फैक्ट्री को लेकर, और मॉम बिल्स को देखकर उम्मीद लगाती हैं कि ये गायब हो जाए। तो मैं रहती हूँ अकेली, नजरों से ओझल, और सोचती हूँ कि क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही रहेगी। तुम बहुत शांत हो नादिया। तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। पर कैसे? ऐसी दुनिया में कैसे चमकूं जहाँ हर पल अपनी उंगलियों से फिसलता हुआ धागा लगे और किस्मत का ताना बाना किसी और ने ही बुना हो। अगर मैं एक चीज बदल सकूं, बस एक चीज, तो मैं मैटर करना चाहूंगी। लोग मुझे देखें, मैं कुछ बनूं। जिस रात इसकी शुरुआत हुई वो कुछ खास नहीं थी। कागज जैसी पतली दीवारों से आती हुई बस लड़ाई की आवाज। मैं ऊपर बैठकर इसे अनसुना करने की कोशिश में थी। मैंने फिर सुनी एटिक से आती हुई एक आवाज। कई हफ्तों से ये हो रहा था, लकड़ी हिलने की धीमी आवाज। फिर शायद कुछ और था। एक बार मुझे एटिक के दरवाजे से रोशनी आते हुए भी दिखी और परछाइयाँ जो पलक झपकते गायब हो जाए। मैंने हमेशा इसे इग्नोर किया, देखने से डरती थी। पर उस रात मेरी क्यूरियोसिटी डर पर भारी हो गई। ऐसा लग रहा था कुछ मुझे बुला रहा है, एटिक की तरफ खींच रहा है, एक वादे के साथ जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी। नादिया, पहले ये देखने में कुछ खास नहीं लगा, बस एक पुराना करघा, उस पर हल्के हो चुके अक्षर और घिसा हुआ कपड़ा लगा था। पर इसमें कुछ अलग तो था। वो धागे चमक रहे थे जैसे वो जिंदा हैं। जब मैंने धागों की तरफ हाथ बढ़ाया तो रोशनी की छोटी छोटी चिंगारियां उसमें से निकली और जुगनुओं की तरह हवा में घूमने लगी। वो मेरे आसपास नाचने लगी, एटिक को एक सुनहरी रोशनी से भर दिया। फिर जैसे हवा में ही गूंज रही हो, मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। समझदारी से बुनो, हर एक धागे में नया भाग्य है। मैं डरी नहीं थी, ना तो वो आवाज खतरनाक लगी और ना ही करगा, बल्कि मैं तो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। धागे गुनगुना रहे थे, जैसे मुझे अपने पास बुला रहे थे, इंतजार में थे कि मैं कुछ अद्भुत करूं। मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ, पर जब ये पूरा हुआ तो मुझे महसूस हुआ जैसे दुनिया बदल गई हो, थोड़ी सी।
अगले दिन मेरी क्लासमेट मरिया, जिसने आज तक मुझे देखा भी नहीं था, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, हाय कहा। मुझे ये छोटी बात थी, हाँ, पर पहली बार मुझे किसी ने नोटिस किया था। क्या ये करके की वजह से था या बस एक संयोग की बात थी? इसके पहले तो मरिया ने कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन अगर ये बस एक चांस की बात हुई तो मुझे इसे अच्छे से जानना होगा। दोबारा ऐसा हुआ तो ये संयोग नहीं होगा। वो करगा मेरे इंतजार में था, जैसे मेरी वापसी की उम्मीद लगा के बैठा हो। मैंने उसके ऊपर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियां उसके ऊपर दौड़ाई, बिल्कुल पहले की तरह। वो सुनहरी रोशनी फिर से आई, बिल्कुल पहले की तरह। और अगले दिन स्कूल में कुछ अजीब हुआ। क्लास की 2 लड़कियां, जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराईं। हे नादिया, तुम्हारे बाल मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। इस बार ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो करगा असली था और काफी शक्तिशाली भी। एक बार बुनना शुरू करा तो रुकना मुश्किल है, और रुकोगे भी क्यों? मैंने एक नई चीज बुनी, इस बार अपनी माँ के लिए। कई सालों से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, लेकिन एक ही हफ्ते में। तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे नई नौकरी मिली है, बढ़िया पैसों के साथ। मुझे लगा था ऐसा कभी होगा नहीं। चमत्कार हो गया। अचानक घर पर लड़ाइयाँ कम हो गईं। मैंने खुद के लिए भी एक छोटी सी बुनाई करी। मेरे मैथ के टेस्ट में एक परफेक्ट स्कोर, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, पर इसलिए कि मैं देखना चाहती थी कि क्या होगा। और काम बन गया। मैं चाहे जिस चीज की विश मांगू, वो हमेशा पूरी होती थी। क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी नादिया? तुम्हें आना ही होगा, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। अब मैं सबकी नजरों में आती थी। इस दुनिया का रुझान मेरी तरफ होने लगा था, एक एक धागे के साथ। और वो करघा लगता था जैसे उत्सुक हो, चाहता था कि मैं बुनती रहूं। समझदारी से बुनो, हर एक धागे में एक नया भाग्य है। पर किस्मत बुनने की बात ये है कि जब तुम एक धागे को खींचो तो वो दूसरे धागे को खींचता है, और फिर बहुत देर हो जाती है। ऐसा लग रहा था मेरे पास मेरी चाहत का सब कुछ है। क्लास में टॉप करने पर टीचर मुझे पसंद करती थी। मेरे अनगिनत दोस्त बन चुके थे। मेरे पेरेंट्स पहले से ज्यादा कमा रहे थे और हर कोई मेरी बातों को ध्यान से सुनता था। जिंदगी सिर्फ अच्छी ही नहीं थी, वो तो परफेक्ट थी, या ऐसा लग तो रहा था। नादिया, आज हमारे साथ लंच पे बैठोगी? हमें तुम्हारी सुबह की क्लास के बारे में सुनना है। हाँ, क्यों नहीं। I love you guys। सोचना अजीब लगता है कि पहले हम दोस्त नहीं थे। ये क्या कह रही हो? हाँ, हम तो हमेशा से दोस्त थे, है ना? मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। लग रहा था जैसे उनकी यादों को दोबारा लिखा गया है। वो मुझे सिर्फ अभी पसंद नहीं करती, उन्हें लगा वो हमेशा से मुझे पसंद करती हैं। और वो अजीब लगा। क्या हमारी दोस्ती की उनकी यादें करके से पहली वाली वो नहीं थी जो मेरी थी? अपने दोस्तों के साथ उस अजीब से पल के बाद में सोफिया के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। शायद हो सकता है करघा उसे वापस ले आए। उस रात मैं एटिक में वापस गई। करघा हल्के से चमक रहा था, जैसे मेरे ही इंतजार में हो। समझदारी से बुनो, हर एक धागे में एक नया भाग्य है। इस बार मैं जरा भी नहीं हिचकिचाई। हाँ, मैं चाहती हूँ कि सोफिया वापस आ जाए। अगली सुबह वही हुआ जो नामुमकिन था। सोफिया वापस आ गई थी, बस ऐसे ही। ऐसा लग रहा था जैसे सपना सच हो गया हो। सोफिया, यकीन नहीं होता, तुम सच में यहाँ हो। क्या मैं आपको जानती हूँ? मैं उसे याद नहीं थी, जरा सी भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा बिताया हर एक पल, हर एक मुस्कान मिट चुकी हो। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। करघे ने मेरे लिए हमेशा काम किया है,
लेकिन सोफिया तो मुझे जानती भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मैंने उसे उस दुनिया में बुला लिया हो जहाँ मैं नहीं हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को बताने का सोचा। मॉम, डैड, हम कुछ बात कर सकते हैं? क्या बात है बेटा? वो मुझे लगता है कि मैंने सब बिगाड़ दिया है। मुझे किसी से बात करनी है। क्या कहती हो? शहर के उस कारीगर से बड़ा वाला झूमर लेके आ जाए? यहाँ पर आने वाले हर किसी की आंखें चौंधिया जाएगी। ये ऊपर रखे करघे के बारे में है। शायद वो चीजें बदल रहा है और मैं नहीं जानती कि क्या करूं। ले ही लेते हैं झूमर, और मैं नदी के पास एक विला लेने की सोच रही हूँ। गर्मियों में वहाँ जा सकते हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा नाडिया? दोस्तों को वहाँ ला सकती हो। ओह हाँ, अच्छा रहेगा। फिर बात तय है। कल ही रियल्टर से बात करता हूँ। वैसे तुम क्या कहना चाहती थी नाडिया? कुछ नहीं, मेरे पेरेंट्स बैठकर ये बातें करते रहे कि हम और क्या क्या खरीद सकते हैं। मैंने आसपास हर उस चीज को देखा जो हमें उस करघे ने दी थी। हाँ, इस बात का दुख था कि सोफिया को मैं याद नहीं थी, पर शायद वो यादें अतीत में रहे, यही अच्छा होगा। अब मेरी नई जिंदगी थी, नए पैसे, नए दोस्त। सालों बीते और जिंदगी तो बस बेहतर होती चली गई। मैंने सबसे अच्छे मार्क्स के साथ ग्रेजुएट किया, जैसा करघे ने वादा किया था। मैं तरक्की करती जा रही थी। मैं शहर में रहने लगी, जैसा मैंने हमेशा सपना देखा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अच्छा सा घर खरीद कर दिया और मैंने म्यूजियम क्यूरेटर का काम शुरू किया। अब मैं करघे का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी, जरूरत ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे नई जगह पर नई शुरुआत हुई है, जहाँ मैं खुद को अच्छे से जान सकती हूँ। इस नए शहर में मेरे नए दोस्त थे। इन दोस्तों के लिए मुझे करघे की जरूरत नहीं पड़ी। लोग मुझे पसंद करते थे, मुझे इनवाइट करते और मेरे आसपास रहना चाहते थे। मुझे अपनी जिंदगी से प्यार था। ऐसा लग रहा था इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर मैं उससे मिली। आई एम सो सॉरी। मेरी किताबें मुझसे दूर भागने की कोशिश करती है। तुम ठीक हो? ओह, मैं ठीक हूँ, पर जरूरी बात यह है कि क्या किताबें ठीक हैं? चलो ठीक है। वैसे मैं हूँ मैटियो, किताबें गिराने में एक्सपर्ट। फूलों को रौंदने में माहिर हूँ। मिलकर अच्छा लगा। उसमें कुछ तो बात थी, कुछ बहुत अलग। हम बातें करने लगे। ये सब इतना आसान लग रहा था, इतना नेचुरल, जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हों। बातों बातों में मुझे मटेओ के बारे में और पता लगा। वो भी इस शहर में नया था और उसका सपना था यहाँ पर एक खुद का बुक स्टोर खोलना। मटेओ बहुत काइंड और फनी था और उसकी आंखों में निश्चय को देख सकते थे। वो कभी दिखावा नहीं करता था। वो जो भी करता लगता दिल से कर रहा है। उसने अपने परिवार के बारे में बताया। एक बड़ा शैतानियों से भरा हुआ परिवार इटली के छोटे से गांव में, और उसने यहाँ आने के लिए एक एक पैसा जोड़ा था। वो सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहता था, एक जिंदगी चाहता था जिस पर उसे गर्व हो। जितना ज्यादा समय मैंने मटेओ के साथ बिताया, मुझे महसूस हुआ हमें कितना कुछ कॉमन है। वो मेरी बातें सुनता, ध्यान से सुनता, और मुझे एहसास होता जैसे उसके सामने सिर्फ मैं ही हूँ। शायद अब तक मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि परफेक्ट लड़की से मिली हूँ, लेकिन फिर यहाँ हो तुम? माफ कर दो, काम से निकलने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी अच्छी बातें करने में बिजी हो गया था। वैसे नादिया, यह है इजाबेला, मेरी गर्लफ्रेंड। ओह, ऑफ कोर्स, उसकी गर्लफ्रेंड है, और क्यों ना हो। मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए। मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन मेरे अंदर एक छोटा सा खुदगर्ज हिस्सा था जो दर्द में था। वो हिस्सा सोचता था, क्या चीजें अलग होती अगर मैं उससे पहले मिली होती? क्या आज उसके बगल में मैं बैठी होती? तो एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम हाल ही में मिले, लेकिन ऐसा लगता है हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। ये फेयर नहीं था। उससे मिलना किस्मत की बात लग रही थी, और फिर भी किस्मत ने किसी और को उसके लिए चुन लिया था। मटेओ और मैं जल्दी करीब आ गए थे।
हम लगभग रोज बात करते और हर दूसरे दिन साथ घूमते। इसाबेला कभी कभी साथ आती पर अक्सर काम में बिजी रहती थी। सच कहूँ तो मुझे ये अच्छा लगता। मैं चाहती थी कि मटेओ का पूरा ध्यान मुझ पर हो। एक दिन उसने मुझे सरप्राइज दिया मेरे काम पर आकर। तो हर बार गायब होके तुम यहाँ पर आती हो पुरानी चीजों के बीच। ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बुरी बात है। इनमें से कुछ चीजों में हमसे कहीं ज्यादा कहानियाँ छुपी हैं। पता नहीं, वैसे मेरे पास भी कुछ अच्छी कहानियां हैं। ओह अच्छा, जैसे क्या? जैसे कि मैं एक बार म्यूजियम में घुसा और वहाँ की प्यारी क्यूरेटर से कहा कि मुझे एक पर्सनल टूर दे दे। ये खतरनाक था। उसके साथ ऐसे घूमना इतना आसान, इतना नेचुरल। मैं उससे जो चाहती थी उसे इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा था। मैं उसे चाहती थी। इसको 400 साल पहले बुना गया था, हर एक धागा हाथ से लगाया हुआ। इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, ये सोचकर तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। वाह, सोच सकती हो उसमें कितना सब्र रहा होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं सोच सकती। शायद लोग सही कहते हैं, अच्छी चीजों में समय लगता है। शायद यही मेरा जवाब था। शायद मुझे कुछ जोर देने की जरूरत नहीं। अगर मैं और सब्र रखूं तो शायद किस्मत मेरी तरफ हो जाए। सॉरी, मुझे फोन उठाना पड़ेगा। चाहे हम साथ में कितना भी समय बिता लें, चाहे ये कितना भी आसान लगे, लेकिन अंत में वो इसाबेला को ही डेट कर रहा था। मुझे जाना चाहिए। मुझे मजा आया, थैंक यू। दोबारा कभी करें। तुम अपने काम के बारे में बातें करती हो तो मुझे अच्छा लगता है। चलो फिर मिलते हैं। उसके लिए मेरे जज्बात गहरे होते जा रहे थे। मैंने खुद को सब्र रखने और इंतजार करने के लिए कहा, पर कब तक? किस्मत को शायद थोड़ी मदद की जरूरत थी। मैं इसाबेला और मटेओ को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और ना ही वो लेना चाहती थी जो मेरा ना हो। मटेओ और मेरा साथ होना किस्मत में लिखा है। मुझे बस एक छोटी सी चीज बदलनी होगी। समझदारी से बुनो, हर एक धागे में नया भाग्य है। मैं बस चाहती हूँ कि वो चली जाए। बस हो गया, ना किसी को चोट ना ही दर्द, बस किस्मत का छोटा सा बदलाव। अगली सुबह मैं सोच रही थी कि क्या करके ने काम किया। क्या कोई साइन मिलेगा? हवा का रुख बदलेगा? मटेओ, हे नाडिया, तुम ठीक हो? इसाबेला जा रही है। जा रही है? उसे एक नया जॉब मिला है देश के दूसरे कोने में। कल मैंने उससे बात की, शायद ब्रेकअप करना ही सही होगा। यही तो मैं चाहती थी, बिना लड़े ये दोनों अलग हो जाए। ना झगड़ा, ना दिल का टूटना, बस किस्मत हल्के से उन्हें अलग करते हुए। और तुम ठीक हो? हाँ, शायद मैं हूँ। हे, वॉक पर चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। मटेओ और मुझे साथ आने में देर नहीं लगी। हमारा रिश्ता गहरा होता गया और ये बहुत आसान भी था। सालों बीते और मटेओ और मैंने अपनी जिंदगी बना ली साथ में। हमारी शादी हो गई और हमारे दिन भरे होते थे मुस्कान और प्यार से। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा जीवन साथी। वो मुझे हर दिन याद दिलाता कि सच में खुश होना क्या होता है। पर कभी कभी खुशी तुम्हें अपना अतीत भुला देती है और कभी कभी अतीत रास्ता ढूंढ लेता है तुम्हें याद दिलाने का कि वो आपसे दूर नहीं है। नाडिया, ये क्या है? दूर हटो से। क्या है ये? ये तो प्राचीन लगता है। ये अब भी काम करता है? मटेओ, प्लीज इसे मत छूना, प्लीज। तुम नहीं समझोगे। नाडिया, है क्या ये? ये करघा है, एक जादुई करघा। मैंने इस्तेमाल किया है कई बार अपनी जिंदगी में। इस्तेमाल किया? किस लिए? चीजें बदलने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए। पहले मेरी जिंदगी आज की तरह बिल्कुल नहीं थी। लोग मुझे देखते भी नहीं थे मटेओ। करघे की वजह से मैं सामने आई। इसने मुझे वो जिंदगी दी जो मैं चाहती थी। इस बात को मैंने सालों छुपा कर रखा है, पर अब और नहीं छुपा सकती थी। मैंने उसे सब बता दिया, सोफिया के बारे में, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, कैसे मैं शहर में आई। अपनी जिंदगी की हर बात उसे बता दी। कभी मुझ पर इस्तेमाल किया है?
नहीं, सीधे तौर पर नहीं। क्या मतलब सीधे तौर पर नहीं? सोचा कि उसे झूठ बता दूं, पर नहीं कह पाई। शायद वो समझेगा कि हमें तो साथ आना ही था और मैं सही चीज कर रही थी, किस्मत को थोड़ा सा रास्ता दिखा के, वरना हमारी खुशहाल जिंदगी ऐसी नहीं होती। मैंने एक पैटर्न बना के इजाबेला को दूर भेजा। तो तुमने उसे दूर भेज दिया? मैं तुम दोनों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस किस्मत को रास्ता दिखा रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती नाडिया। अगर किस्मत में हमारा साथ लिखा होता तो हम कैसे भी साथ आ जाते। आई एम सो सॉरी। तो क्या मतलब है? क्या हमारा रिश्ता असली है या फिर तुमने इसे जादू करके बनाया है? मैं कैसे जानूं कि मेरी फीलिंग सच है या नहीं, तुम्हारी सच है या नहीं? मथेयो, हमने जो कुछ बनाया है, जो कुछ बांटा है, वो सब असली है, मैं वादा करती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता कि इस पर यकीन भी करना है या नहीं। कई सालों में पहली बार मैं फिर अकेली थी। सुनहरे रास्ते मुझे धागा नहीं दिखाएंगे, करगा मेरा भविष्य नहीं बनाएगा। बस मैं देख रही थी अपनी जिंदगी का एक एक धागा उतरते हुए, और इस बार पता नहीं उसे करगा ठीक कर सकता है या नहीं। मैं कोशिश भी करना डिजर्व करती हूँ या नहीं। मैं इसे वापस लेना चाहती थी, हर चीज। मैं उस पल को मिटाना चाहती थी जब मैंने करगे को छुआ था। उधेड़ दो हर उस धागे को, हर एक खुदगर्ज फैसले को, हर उस सुनहरे धागे को जो मैंने जबरदस्ती लगाया। काश अगर मैं वापस जा सकती, उस समय से पहले जब मैंने मटेओ की दुआ मांगी थी, इजाबेला को भेजने से पहले। फिर शायद फिर वो यहाँ रहे। मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी, ऐसे नहीं। अगर करगे ने मेरी जिंदगी उजाड़ी है तो शायद मैं अपने किए को उजाड़ सकती हूँ। समझदारी से बुनो, हर धागे में एक नया भाग्य है। मैं अब बुनना नहीं चाहती हूँ। आज तक जो भी बुना है, मैं उसे हटाना चाहती हूँ। वहाँ शुरू करो जहाँ खत्म किया था। जो बुना था उसे उधेड़ो। पहले तो मैं कंफ्यूज थी, फिर मैंने शुरू किया। मैंने शुरुआत की उन धागों को खोलने से जिससे मैंने इजाबेला को दूर भेजा था। वो करगा गुनगुनाने लगा और सुनहरी रोशनी मेरे चारों ओर घूमने लगी। हर एक धागा जो मैं खींचती मेरे टूटे हुए दिल का हिस्सा लगता। मैंने सारी बुनाइयां उधेड़ दी। सोफिया का वापस आना, वैलेडिक्टोरियन बनना, मेरे पेरेंट्स का पैसा, मेरे क्लासमेट्स का मेरा दोस्त बनना। मैंने अपनी बनाई हुई जिंदगी देखी जिसे मैंने पकड़ के रखा हुआ था। एक एक पल के साथ वो टूटती जा रही थी, लेकिन मैं उधेड़ती रही जब तक कि मैं वहाँ पहुँच गई थी जहाँ से शुरुआत हुई थी। करगे का जादू जा चुका था और उसके साथ वो सब कुछ जो उसने मुझे दिया था। वो पैसा, वो दोस्त, मेरी जिंदगी का प्यार, सब कुछ मिट चुका था। लेकिन फिर भी मेरा मन शांत था, ये जानने के बाद कि जिंदगी उलझनों से भरी हुई होती है, पर वही तो इसे असली बनाती है। मैंने कुछ बेदाग बनाने में इतना समय लगा दिया था कि खूबसूरती भूल गई थी सब्र की, जिंदगी को अपने आप चलने देने की। मैंने करगे को उस पेड़ के नीचे दबा दिया जहाँ सोफिया और मैं सपने देखा करते थे। मैंने जाना कि जो मेरी किस्मत में होगा वो मेरे पास आएगा, और जो नहीं है उसे किस्मत के भरोसे छोड़ देना ही बेहतर है। आई एम सो सॉरी। मेरी किताबें मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हैं। तुम ठीक हो?